हाय दोस्तों, क्या हाल है यार। सब बढ़िया। अच्छी बात है यार, अपना ध्यान रखो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रॉडली है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये सीपीटी का सबसे ईजीएस्ट, वैसे तो सारे टॉपिक ही बहुत ईजी हैं पर ये मोस्ट सिंपल टॉपिक है। अब मैं इसको मोस्ट सिंपल टॉपिक क्यों बोलता हूँ, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप देखेंगे अगर पास पैटर्न तो क्वेश्चन 2 हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ही आएगा और वो क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली लगेंगे 6 से 7 मिनट। ये इतना इजी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे इस चीज़ को लेकर रट्टा मारते हैं कि सर ये चीज़ प्लस होगी, ये माइनस होगा, ये चेक आया तो प्लस होगा, ये हमने चेक दिया तो माइनस होगा, सर हमें कैश बुक से फ़्लो बनाना चाहिए, सर हमें पासबुक से फ़्लो बनाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं जो हमने अपना 12th स्टैंडर्ड में रट्टे मार कर 12th तो क्लियर कर लिया, लेकिन अब हम सीए के प्रोफेशनल एग्ज़ाम में आ गए हैं और प्रोफेशनल एग्ज़ाम में रट्टे मारकर चीज़ें तो नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि हम एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझ लें कि यार इसके अंदर होता क्या है, मेरा कैश बुक क्या चीज़ है, पासबुक क्या चीज़ है, इन दोनों के अंदर मेरे वेरिएंस क्यों आता है और उस वेरिएंस को मैं कैसे रिकन्साइल कर सकता हूँ अपनी रिको बनाकर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, फेजेस में करेंगे इसको, इजीली समझ में आएगा, रट्टा हम किसी भी चीज़ को नहीं लगाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपना सीपीटी हो आपका, या आप आगे इंटर में जाएं या आप आगे सीए फाइनल में जाएं, तो और भगवान करें आप सीए फाइनल तक जाएं और आप सीए क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बने, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आईसीएआई ने जो मटेरियल दिया है उसको हमने पूरी इज्जत देनी है। आईसीएआई के मटेरियल से पढ़ना है। कई बच्चे आईसीएआई के मटेरियल इग्नोर करते हैं और ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑथर्स की बुक के बेसिस पर जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आईसीएआई के मटेरियल को पूरा ध्यान और पूरी इज्जत से पढ़ें। वहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, आपको जो एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आईसीएआई के मटेरियल से ही पूछे जाएंगे। आईसीएआई का मटेरियल ही उसका बेस होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आईसीएआई की बुक्स के अंदर हैं, तो उनको पूरी इज्जत दें और पूरे ध्यान से पढ़ें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं यार अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज़, हम जो अब जैसे मैं बता रहा था, तो हम जो पढ़ेंगे वो हम आईसीएआई की बुक में से ही पढ़ेंगे। अब जिसको अगर नहीं पता कि वो बुक आईसीएआई की, कुछ स्टूडेंट्स को तो घर पर मिल जाती है, घर पर आ जाती है, वहाँ से जाकर ले आते हैं। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है या लेटेस्ट बुक नहीं है तो ये आईसीएआई की यार वेबसाइट है, आईसीएआई की वेबसाइट पर आओ। ये मैं ब्रॉडली आज फर्स्ट हम बार मिल रहे हैं तो इसलिए मैं ये सेशन में एक बार बता देता हूँ, लेकिन हर बार नहीं बताऊँगा। आईसीएआई के वेबसाइट पर आओ, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर बीओएस नॉलेज पोर्टल पर आईसीएआई का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स में जाएं, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम फाइनल अपना अकाउंट्स सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और इसमें से स्टडी मटेरियल, यहाँ पर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़े हैं, अगर किसी को पढ़ने हैं, और उनका सजेस्टेड आंसर्स भी हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आईसीएआई की मटेरियल को पूरी इज्जत दें। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जितना आपको पढ़ना है उतना मिलेगा और जितना आप पढ़ सकते हैं उतना मिलेगा। तो अननेसेसरी एक चैप्टर में से 1000 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता। 4 क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो। तो अब यहाँ पर हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, वो मैं खोल लेता हूँ अपने पास यहाँ पे। हाँ, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं यार, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या लॉजिक है, किस लिए चाहिए होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी बीआरएस। आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे बीआरएस। तो बीआरएस यार क्यों बनाया जाता है, तो ये समझ लो यार, अकाउंट्स में एक होता है आपके पास कैश बुक, जिसको आज के बाद हम जब अपने क्लासेस में रेफर करेंगे तो सीबी के नाम से रेफर करेंगे, और एक होती है मेरी पासबुक। अब कैश बुक जो होती है ये तो आपकी, आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना बिजनेस इसको खुद प्रिपेयर करता है, अपने पास अकाउंटेंट खुद प्रिपेयर करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद इसको लिखता है क्लाइंट के लिए। लेकिन जो पासबुक होती है वो मेरी बैंक के पास मेंटेन्ड होती है। अब बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती हैं
चलो उस पर जाने से पहले मैं कहता हूँ कि ये बैंक कुछ एक नंबर मेंटेन कर रहा है और हम कुछ एक नंबर मेंटेन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है, क्या इन दोनों में कभी कोई डिफरेंस हो सकता है? एक बार सोचो, एक बार लॉजिकली इसको अपने दिमाग में सोचो कि जो नंबर मेरे बैंक अकाउंट एक ही है, उसके उसके बस रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन्ड है, कैश एक हमारे पास मेंटेन्ड है और एक बैंक के पास मेंटेन्ड है। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि यार इसमें क्या कभी कोई फर्क हो सकता है कि जो बैंक मेंटेन कर रहा है और जो मैं मेंटेन कर रहा हूं? तो फर्क दोस्त कभी नहीं हो सकता। ब्रॉडली जब भी हम ईयर एंड पर देखेंगे ये दोनों मैच करेंगे। बस क्या डिफरेंस हो सकता है यार, कि इसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स आ रही होंगी जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो बैंक मेरे बिहाफ पे कर रहा है, और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स आ रही होंगी जो मैंने खुद बिजनेस में कर ली लेकिन मैंने बैंक को इंटीमेट नहीं किया उन चीजों को लेके। तो यहां पर जो बैलेंस आ रहा होगा और जो यहां पर बैलेंस आ रहा होगा उसके अंदर कुछ फर्क आ जाएगा, और वही फर्क को हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकंसाइल करके अपने पार्टनर को, अपने क्लाइंट को बताना होता है कि सर ये डिफरेंस है और इस वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है आपके अकाउंट्स में। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मुझे क्यों बनानी पड़ती है? सबसे पहले एक ब्रॉड थ्योरी समझ लेते हैं कि व्हाई या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम इन सब चीजों के लिए आईसीआई के मटेरियल को स्ट्रिक्टली रेफर करेंगे। यहां पर आप आएंगे तो आप अपने बुक्स में पेज नंबर 3.4 पर देखें, मैं भी वहां पर नेविगेट कर लेता हूं तब तक। अपनी बुक्स में पेज नंबर 3.4 निकाल लीजिए। यहां पर एक टॉपिक आपको दिखेगा, फोर्थ टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कोर्स में डाला है, तो इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस तो होगा। तो आओ यार एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडली, इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, हाँ। तो यार सबसे पहले आईसीआई तुम्हें क्या बताता है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट वर्क्स एज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर इंटरनल कंट्रोल, फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या मदद करता है तुम्हें बनाने में? देखो, रिकंसिलिएशन ब्रिंग्स आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड आइदर इन कैश बुक और पासबुक। ये यहां से मैं एक मिनट इसको मूव कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां से कट करके इधर ले आते हैं डिस्कशन के लिए। वहां से पीछे से टेक्स्ट उस पर आ रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यार क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, यहां पर बात करते हैं। सो इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड इन कैश बुक और पासबुक। अब जब हम अभी बात कर रहे थे, हमने बोला यार मैं रिकंसाइल करूंगा ब्रॉडली, मेरा कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जो मेरी पासबुक में आ रहा है वही मेरी कैश बुक में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है यार, कोई भी अगर एरर कमिट कर दिया हमने करते हुए, कोई भी एरर होगा तो वो हमें पता लग जाएगा कि सर ये एरर हमसे हो गया है और ये गलती हुई, तो इसलिए उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ क्लियरेंस। अब हम आगे जब जाएंगे, आगे हम जब चीजें समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार हम कुछ चेक्स तो अपने हम खुद दे देते हैं, बैंक को सबमिट कर देते हैं कि सर आप क्लियर कर दीजिएगा, लेकिन उसमें 1 से 2 दिन लग जाता है, कुछ डिले हो जाता है उसकी क्लियरेंस को लेके, तो फर्क आ जाता है। तो वो डिले के बारे में भी मुझे यहाँ से डिटेल्स पता लग जाती हैं। सेकंड में कह रहा हूं, अ रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फॉर एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब कोई चोरी करने, किसी ने कोई कैश की चोरी कहीं पर भी अगर होगी, कहीं पर भी अगर कम ज्यादा होगा, तो वो भी मुझे ऑन द फेस ऑफ इट पता लग जाएगा कि यार मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है और जो मेरे बैंक में बैलेंस आ रहा है, अगर कहीं पर भी कुछ भी घपला हुआ तो इमीडिएटली मुझे पता लग जाएगा। और फोर्थ आ रहा है यार, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस। आज की डेट में बैठकर मुझे मेरी एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है बैंक बैलेंस की, अगर मुझे किसी से भी वो डिस्कस करनी है। तो ये ब्रॉडली यार मेरे 4 इंपॉर्टेंस हैं, 4 फीचर्स हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की, कि कोई भी एरर होता है तो पता लग जाता है, कोई भी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक होती है दैट वो मुझे पता लग जाती है, कोई भी एम्बेजलमेंट
कुछ भी चीज़ अगर ख़राब, कोई भी चोरी चकारी करने का किसी का भी कोई इरादा होता है, उसके बारे में मुझे डिटेल पता लग जाती है और एक्चुअल पोजीशन में मुझे हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि एक्चुअल पोजीशन मेरी बैंक की स्टेटमेंट की क्या है। तो अब तुम इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो कि यार इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। अब जो सेकंड पॉइंट, अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जब हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिया इसका, तो अब हम आते हैं बात करने के लिए कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बड़ा लॉजिकल डाउट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सर हमें ब्रॉड हेड्स में बताओ कि फ़र्क कहाँ आ जाता है। ब्रॉड हेड्स बताओ, क्यों मेरा कैश बुक और मेरा पासबुक मैच क्यों नहीं करते। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये मेरे कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं करते। अब इसके लिए भी आईसीआई ने तुम्हें ब्रॉड 3 हेड्स में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सो व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिफरेंस। जो अभी आप पेज रेफर कर रहे थे 3.4, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है और उसी पेज पर सारी कहानी लिखी हुई है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो अपने पास मार्क कर लेना कि फाइनल एग्जाम वाले दिन हमने जो पेज पढ़कर जाना है आईसीआई मटेरियल में से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो पेज नंबर 3.4 है। ये सारा डिस्कशन हम वहीं से कर रहे हैं। सो व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डिफरेंस, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बोथ बैलेंसेस, क्यों आ जाता है। टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है दोस्त। मैंने क्या किया, मैंने आज की डेट में कोई चेक जमा करवा दिया, मैंने अपने पास, मेरे पास एक कैश क्या, मैं आज राम बैंक, अब मेरे पास शाम से कोई चेक आया, शाम ने मुझे चेक दे दिया, मैंने अपने पास एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसको और वो थी 31 मार्च सुबह, और मैंने शाम को जाकर अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करा जब मैं घर लौट रहा था। तो पासबुक में यार बताओ वो कब रिफ्लेक्ट करेगा, 31 मार्च को ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा या 2 दिन क्लियरेंस के उसके लिए जाएंगे और वो 2 या 3 अप्रैल को तुम्हारे पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा, वो तुम्हारे बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा। बताओ, शाम से मुझे कोई चेक आया, मैंने अपनी कैश बुक में उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास जी मेरे पास जी पेमेंट आ गई, शाम से पेमेंट आ गई, मैंने कैश बुक बढ़ा दी। क्या पासबुक भी मेरी उसी टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही मैंने कैश बुक बढ़ाई, या पासबुक जब मैं बैंक में अपना चेक डालकर आऊंगा 2-3 दिन बैंक लेगा तो 2-3 तारीख तक मेरा कैश पासबुक में आएगा। एग्जैक्टली जो आपने सोचा सही, 2-3 दिन उसको लगेंगे वो मेरे फाइनली बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो यही जो होता है ये टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है दोस्त। मैंने 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर दी लेकिन मेरे बैंक के पास वो नहीं है, तो सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है। अब अगर यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ना चाहो तो अपनी रीडिंग पर्पसेस के लिए ये एग्जाम्पल पढ़ लेना। ब्रॉडली जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है ये वही स्टोरी है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं सर, जो क्या होता है आज की डेट में, जो बैंक मेरे बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस कर देता है। क्या हुआ, मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग स्टेटमेंट दे रखा है कि हे बैंक बात सुनो, एक काम करना, अगर कोई भी पेमेंट आए, मेरी लाइबिलिटी आए, अगर ये जो इंटरेस्ट की मेरी पेमेंट की लाइबिलिटी है, मैंने एक लोन ले रखा है तुमसे, तो ये लोन मैंने तुमसे लिया था, तो तुम एक काम करना, ये इंटरेस्ट अपने आप ही तुम डिडक्ट कर लेना मेरे ये वाले सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में से। तो उस दिन 31 मार्च को बैंक ने क्या किया, जब बैंक अपनी बुक्स क्लोज कर रहा था, बैंक ने यहां से जाकर तुम्हारे पैसे डिडक्ट कर दिए। अब तुम अपनी जब बुक्स क्लोज कर रहे थे, तुमने ये चीज, तुम्हारे पास, तुम्हें तब तक इंटीमेशन आया नहीं। 31 मार्च रात को 12 बजे तुम्हें मैसेज आया कि सर आपकी जो बुक्स हैं, आपके बैलेंस में से हमने 2000 रुपये एज अ इंटरेस्ट हमने डिडक्ट कर लिए हैं। अब तुम अपनी बुक्स तब तक क्लोज कर चुके थे, तुमने अपनी कैश बुक के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस ट्रांजेक्शन की वजह से भी तुम्हारी कैश बुक और पासबुक में फर्क आ सकता है? सोचो, एक बार ध्यान से सोचो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फर्क आ सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फर्क आएगा। तुमने अपनी कैश बुक में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, पासबुक तुमने डाउन कर दी 2000 रुपए से, तो तुम्हें क्या इनको रिकंसाइल करना पड़ेगा 1 अप्रैल को आकर? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पर भी ब्रॉडली वही कहानी लिखी हुई है। एज एन एग्जाम्पल अगर तुम्हें उसको पढ़ना हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए पढ़ लेना। इसने इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक एग्जाम्पल लिया है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट
इट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय बैंक इमीडिएटली बट द एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड ओनली आफ्टर द कस्टमर कम्स टू नो। सो सिमिलर बात है। इसी तरीके से बैंक चार्जेस का एग्जाम्पल मैंने लिया था, वैसी ही बात है। थर्ड जो पॉइंट आता है मेरा, ये ब्रॉड डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम इनकी डिटेलिंग में भी जाएंगे। एक एक ट्रांजैक्शन, इसके अंदर एक एक ट्रांजैक्शन 10-12 ट्रांजैक्शंस हैं जो मैक्सिमम तुम्हें हिट करेंगी एग्जाम में आकर, वो सारी ट्रांजैक्शन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चिंता मत करो, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो दोबारा से देखो, धीरे करके देखो, रोक के देखो, साथ साथ लिखो, सब समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एरर। यार अब कोई एरर हो गया, मिस्टेक्स और एरर दैट हैव बीन मेड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट आइदर बाय बैंक और कस्टमर। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बैंक स्टेटमेंट जब तुम्हारी प्रिपेयर हो रही है तो क्या वहां पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं तुम्हारी तरह? कोई सीए काम कर रहे हैं या कोई सीए आर्टिकल काम कर रहा है काम करते हुए, और उसने क्या वो कोई गलती कर सकता है? सोचो, वो तुम्हारी पासबुक के अंदर क्या कभी कोई गलती कर सकता है? कोई बैंक चार्जेस तुमको डेबिट होने नहीं थे, गलती से बैंक ने, क्या ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। एक बार बैंक ने गलती से मेरे से 1000 रुपये डेबिट कर लिए। मैंने बैंक को कॉल किया, मैंने बोला हे बैंक, ये बताओ ये 1000 रुपये तुमने किस बात के लिए हैं मुझसे? मेरे पास तो ऐसी कोई एंट्री नहीं है मेरी बुक्स में, ये 1000 रुपये के बैंक चार्जेस क्यों हैं? तो बैंक बोलने लगा कि सर मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये किस वजह से डिडक्ट कर लिए, मुझे तो नहीं पता, मेरे को जरा 5 मिनट दीजिए। वहाँ के कस्टमर केयर वाले ने बोला। बाद में उसने मुझे बोला कि सर आपका अकाउंट जिस नाम से था और जो अकाउंट उनके नाम से था वो वाला, हमने आपके अकाउंट और उनके अकाउंट के अंदर एक सिमिलैरिटी देखी और नाम में, और उस सिमिलैरिटी की वजह से हमने उसके अकाउंट की जगह आपके अकाउंट को डिडक्ट कर दिया। तो अब पॉइंट निकल के आया, यार उसकी जगह मुझे डिडक्ट कर दिया तो ये तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई गलती यार किसी से भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ तुम्हारा एरर आ जाता है, तो उसको लेकर परेशान ना होए। ऐसे एरर्स यूजुअली आ जाते हैं जब हम अपने बैंक के साथ रिकंसाइल करते हैं, तो हमें पता लग जाते हैं वो एरर्स और हम उनको परफेक्टली डील कर लेते हैं। तो ये मेरे ब्रॉडली 3 रीजंस हैं कि किस वजह से फर्क आता है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अब हम एंट्री लेवल पर डिस्कस करेंगे, एक एक एंट्री पकड़ेंगे, एक एक एंट्री। दोस्त अभी तो हमने ब्रॉड रीजन डिस्कस कर लिए पेज 3.4 के। अब अगर तुम इसके नीचे देखोगे तो यहां पर तुम्हें पता लगेगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली कॉजिंग डिफरेंसेस। ये लिखता है सम ऑफ द आइटम्स दैट फ्रीक्वेंटली कॉज अ डिफरेंस इन बैंक स्टेटमेंट एंड इन कैश बुक। क्या फर्क है? आओ यार उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको यहां से कहानी तुम अपने आप पढ़ लेना, मैं तुम्हें यहां पर ब्रॉडली उसका मतलब समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ये बोलता है कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एक एक एंट्री पकड़ेंगे यार। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यही बोल रहा था ना वो। यहां पे क्या कह रहा था? चेक हमने इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो बैंक को कैसे पता लगेगा कि आपने ये चेक इशू कर दिया है? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हुआ क्या यार, तुम अपने पास तुमने क्या किया, तुम 30 मार्च पर अपनी बुक्स क्लोज कर रहे थे, ठीक है। 30 मार्च पर बुक्स क्लोज करते करते तुमने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया राम के नाम पर कि हे राम, मैं तुम्हें ये 2000 रुपये का चेक इशू करता हूं। तुमने वो चेक लिखा और अपने जाकर ड्रॉर में उसको डाल दिया। यहाँ पर तुमने साइन कर दिए श्याम के नाम से, जो तुम्हारा बैंक का, तुम बैंक जिस नाम से तुम्हारा अकाउंट था, तुमने बोला कि हे राम मैं तुम्हें 2000 रुपये इशू करता हूँ। अब ये चेक तुमने अपने पास अपने जाकर ड्रॉर में डाल लिया और उस ड्रॉर को तुमने बंद कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ यार, क्या ये इंटीमेशन बैंक के पास अपने आप पहुंच जाएगा कि तुमने एक चेक इशू कर दिया है? अब जब तुमने चेक इशू किया होगा पहली बार, तो तुमने कैश बुक में जो तुम्हारा बैलेंस आ रहा है, लेट सपोज 100 रुपये था, और उस दिन पासबुक में भी 31 मार्च को एक बार मान लेते हैं कि यार 30 मार्च को 100 रुपये ही बैलेंस था। यहाँ पर तुमने चेक इशू कर दिया, जो कि तुमने 2 रुपये का चेक इशू कर दिया, और उसके अगेंस्ट पासबुक में कोई एंट्री नहीं आ रही। तो 31 मार्च को जब तुमने अपना बैलेंस देखा तो तुम्हारे पास बैलेंस दिखा 98 का और बैंक के पास बैलेंस दिखा 100 रुपये का। क्यों? क्योंकि तुमने बैंक को इंटीमेट ही नहीं किया कि हे बैंक, मैंने ये 2 रुपये का चेक
₹2000 का चेक ब्रॉडली राम के नाम पर इशू कर दिया है। अब जब तक तुम इंटीमेट नहीं करोगे, क्या बैंक को अपने आप पता लग जाएगा कि तुमने चेक इशू किया है? नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि तुमने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका एडजस्टमेंट क्या है? ये एंट्री तो तुम्हें समझ में आ गई। तो तुम्हारी कैश बुक जो है वो 98 पे आ रही है, पासबुक तुम्हारी जो आ रही है वो ₹100 पे आ रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसे होगा और इसको रिकंसाइल कैसे करोगे, ये बताओ मुझे, ये सोचो जल्दी से। आज मेरी जब भी तुम इस कश्मकश में फंसो कि यार मेरी कैश बुक और पासबुक में फर्क आ रहा है, तो ऐसे अपने सामने कैश बुक सोचना और एक पासबुक सोचना, बेशक साइड पे लिख लेना। एक यहाँ पर 98 का बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर ₹100 का बैलेंस आ रहा है। मैंने यहाँ से ₹2 कम कर रखे हैं। अगर मुझे कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो मैं क्या करूँगा, +2 करूँगा और बोलूँगा, इसको किस नाम से बोलूँगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है दोस्त, तो इसको यहां से मैं 98 + 2 करूंगा तो मेरा ₹100 बन जाएगा। एंड दिस वुड बी माई बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज माई एडजस्टमेंट एंट्री एंड दिस इज माई बैलेंस एज पर पासबुक। ये इतना ही सिंपल है यार, ये इतना ही सिंपल है। बस तुम इसको लॉजिकली समझो कि तुम्हारी कैश बुक में से वो पैसे कम हो गए पर तुमने पासबुक में से वो पैसे कम नहीं करे। तो तुम अब क्या कर सकते हो, अगर कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो कैश बुक में ₹2 प्लस कर दो। अगर पासबुक से कैश बुक पर आना है तो इसका कॉन्सिक्वेंटली क्या करोगे, तो पासबुक में से ₹2 माइनस कर दो और लिख दो कि बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा जो आ रहा है वो 98 आ रहा है। अब फर्क कहाँ पे आता है यार, एग्जाम में तुम्हें वो 5 या 6 ट्रांजेक्शन दे देगा और उन 5 या 6 ट्रांजेक्शन में तुम घूमने लग जाते हो कि सर ये प्लस वाली साइड आएगा, नहीं ये माइनस वाली साइड आएगा, अरे नहीं सर इसकी तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगी, सर नहीं 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 ये तो प्लस होगा, पक्का प्लस होगा। और ये तुक्केबाजी के अंदर तुम क्या करते हो, जो सवाल तुम्हें 6 से 7 मिनट में करना चाहिए था आइडली, उसके लिए तुम कितना टाइम ले लेते हो, 15 मिनट। और इंस्टीट्यूट जो है वो 15 मिनट किसी के लिए नहीं रुकता। इंस्टीट्यूट का जो पेपर होता है वो ऐसे सेट होता है कि जो आखिरी की जब घंटी बजेगी और तुमसे तुम्हारा एग्जामिनर पेपर लेने आएगा ना, तो तुम तब भी अपने पेपर में लिख ही रहे होगे फाइनली तक, अगर तुम्हें वो सारा पेपर आता होगा और तुम ढंग से पढ़कर जाओगे। तो तुम 6 से 7 मिनट के क्वेश्चन को 15 मिनट नहीं दे सकते, ये अपने पास समझ कर जाना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और कॉन्सेप्ट हम साथ में क्लास में यहाँ पर सारे क्लियर करेंगे, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन तुम्हारी क्लियर हो गई कि चेक इशू कर दिया, मतलब मैंने एक खर्चा कर दिया पर मैंने बैंक को वो खर्चे के बारे में नहीं बताया, तो इस वजह से मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी। समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, अब ये बोलता है यार चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा जी, अच्छा चलो इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। चेक पेड इनटू बैंक और ये ऊपर वाले से कैसे फर्क है इसका, एक ये भी हम समझेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, सर इसका क्या मतलब होता है? अभी हमने पढ़ा था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशूड और चेक पेड में क्या फर्क है, ये फर्क जो है ये समझ लेते हैं अभी के अभी। हम स्टार्टिंग फेज में ही ये चीज समझ लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए चेक इशूड इसी के नीचे लिखता हूं मैं। चेक तुम इशू कब करोगे, एक बात मेरे को ये बताओ। तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो, आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं एक बिजनेस का मालिक हूं। तो मैं चेक इशू कब करूंगा, जब मेरा कोई एक्सपेंस होगा। क्या सही बात है? चेक मेरे पास इशू तो मैं तभी करूंगा, मैं अब चेक इशू करूंगा अपने किसी वेंडर को। वेंडर का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर को। तो उसके अलावा तो मैं चेक कभी इशू करूंगा ही नहीं। या मेरे को कहीं पर पेबल होगा तो मैं चेक इशू करूंगा। लेकिन चेक पेड का क्या मतलब हुआ? सर चेक पेड भी तो इसी की तरह टर्म लग रही है, चेक इशूड है, चेक पे करा, मैंने ही तो चेक पे करा। अगर मैंने चेक पे करा तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया ना सर। अगर मैं चेक पे कर रहा हूं तो वो तो मेरा एक्सपेंस हुआ ना सर। तो इसमें फर्क कहां आ गया, दोनों ट्रांजेक्शन डिफरेंट कैसे हो गई सर, पहले ये बताओ। धैर्य रखो, अभी समझाता हूं इस चीज को। एक चीज बताओ
जब तुम बोलते हो चेक पेड इनटू बैंक, तो वो तुम चेक पेड इनटू बैंक मतलब वो चेक, क्या हम ये सोच सकते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस से मुझे राम ने ये चेक दिया मेरे बिजनेस को, और वो मैंने चेक उठाकर अपने बैंक को दिया और पे किया, क्या ये इसका मतलब है? या इसका ये मतलब है कि चेक पेड तो मतलब मेरा एक्सपेंस है? तो आज ही मैं क्लियर कर देता हूं यार, चेक इशू हम करते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने क्रेडिटर्स को। तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन मेरी जो ऊपर वाली हम डिस्कस कर रहे थे, वो यहां पर ये एक्सपेंस है मेरा, ये आज से हम क्लियर रहेंगे। और जो नीचे वाली ट्रांजैक्शन की तुम बात कर रहे हो, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं चेक पेड के बारे में, वो चेक पेड मेरा रेवेन्यू है, मतलब कि किसी ने मुझे पैसा दिया है उस चीज के लिए, मतलब राम ने मेरे बिजनेस को पे किया, तो मैंने जरूर कोई सेल करी होगी राम को, तभी राम ने आकर मुझे पे किया। तो ये मेरा रेवेन्यू था जो मेरे पास आया, और मैंने वो बैंक में डिपॉजिट कराया। इससे मेरा कैश बैलेंस, जो मेरी कैश बुक थी वो बढ़ गई थी, पासबुक मेरी कॉन्सिक्वेंटली बढ़नी चाहिए थी। पर फर्क कहां आ गया जब वो बोलता है इट इज नॉट क्लियर्ड। क्या ये तुम्हें क्लियर हुआ कि द चेक इज नॉट क्लियर्ड? ये तुम्हें भी क्लियर नहीं हुआ कि द चेक इज नॉट क्लियर्ड? समझ रहे हो कि मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी पर पासबुक तो बढ़ी नहीं, चेक तो क्लियर हुआ नहीं। तो इस वजह से फर्क आ गया मेरे बैंक में और मेरी पासबुक में और मेरी कैश बुक के अंदर। तो अब हम आज के बाद इन दो ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। चेक पेड को, और एक और चीज समझ लो यार, जब एग्जाम में आएगा तो उसको वर्ड्स पर कभी मत जाना, क्योंकि आईसीआई की आदत है वो वर्ड्स पर खेलता है। तुम्हें वर्ड्स लिख देगा दूसरे और तुम्हें लिख देगा कहीं पर चेक पेड और कहीं पर चेक इशूड, और तुम बोलोगे यार ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा रेवेन्यू है। हमेशा उसकी एसेंस समझना। अगर मैंने चेक दिया है बैंक को, अगर मैंने चेक किसी को इशू किया है, तो वो जाकर अपने बैंक में सबमिट करवाएगा और वहां से मेरा डिडक्शन होगा। और यहां पर अगर मैं चेक दे रहा हूं तो मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, तभी ये यहां पर बोलता है चेक पेड इनटू बैंक। कभी मैं अपने एक्सपेंस का चेक नहीं खुद बैंक में जाके पे कराता, मैं राम को वो चेक दूंगा और राम जाकर बैंक में सबमिट कराएगा अपने, और वहां से क्लियरेंस होगा तो मेरे बैंक में से डिडक्शन होगा। मेरे को लगता है अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी इसके अंदर ब्रॉडली इस लेवल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चेक दैट इज पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है, तो चेक अगर मैंने लेट सपोज कोई बैंक में पे करवा दिया, तो उससे हुआ क्या? आज की डेट में मेरी कैश बुक थी, पासबुक थी, राम आया भागते भागते, राम ने बोला हे सुनो बिजनेस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लो 2000 रुपये का चेक जो मैंने तुम्हें देना था। तुम्हारा यहाँ पर 100 रुपये का बैलेंस आ रहा था, या इसको एक काम, हाँ चलो 100 रुपये का बैलेंस आ रहा था, ये राम का 2000 रुपये का चेक तुम्हारे पास आया, और तुमने अपनी 31 मार्च को ट्रांजैक्शन दिखा दी 2100 रुपये की। लेकिन ये जो चेक था, ये जो तुमने बैंक में जमा कराया, ये जब तक तुमने जमा कराया 31 मार्च की जगह लेट सपोज ये 2 अप्रैल को क्लियर हुआ चेक। अब चेक क्लियर होने में भी टाइम लगेगा, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, और यहाँ पर आज की डेट में बैलेंस 100 रुपये ही आ रहा है। अब इसकी एडजस्टमेंट जब तुमसे तुम्हारा एग्जामिनर पूछेगा तो तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे जी बैलेंस एज पर कैश बुक सर मेरा आ रहा है 2100 रुपये, और उसके अंदर क्या हुआ, मैंने डिपॉजिट कराया था सर चेक, मैंने डिपॉजिट चेक पे बट नॉट क्लियर्ड। तो उस वजह से वो कितने अमाउंट का था सर? वो था मेरा 2000 रुपये का। तो अब आपका एज पर बैलेंस, एज पर पासबुक कितना होना चाहिए सर? बैलेंस आपका पासबुक 100 रुपये होना चाहिए। क्या मैच करता है सर? मैच करता है। क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो, ये इतना सिंपल है, और हम इन चीज़ों को उठाकर इतना टफ बना देते हैं कि हम हू हल्ला मचा देते हैं कि नहीं सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ सकता, हम समझ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये 2 मेजर पॉइंट्स थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये कह रहा है यार, अब क्योंकि तुम्हें मेन 2 पॉइंट समझ में आ गए, तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड पकड़ूंगा यार, अपने बाकी दोस्तों के लिए भी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 2 पॉइंट वो मेजर थे जो तुम्हें समझ में आने चाहिए, जहां से तुम्हारा बेस क्लियर हो गया। अब हम बोलते हैं इंटरेस्ट दैट इज अलाउड बाय बैंक। अगर इंटरेस्ट बैंक कोई अलाउ करता है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या होगा।
तो यहाँ पर ICAI ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वॉज 10,000। द बैलेंस बैंक हैज अलाउड 1,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट टू द कस्टमर। तुम्हें 31 मार्च पर क्या हुआ, बैंक ने 1,000 रुपये का तुमको इंटरेस्ट दे दिया, तो उससे क्या हुआ, तुम्हारी जो पासबुक थी वो बढ़ गई और जो तुम्हारी कैश बुक थी वो आज भी कम है। मैं यहां पर फिर एग्जांपल लिख देता हूं, इंटरेस्ट अलाउड। तो कैश बुक तुम्हारी जो थी वो अभी 10,000 पर ही है और पासबुक तुम्हारी जो है वो 11,000 पर है। क्यों? इसमें 1,000 रुपये का वो इंटरेस्ट है। तो अगर तुम्हें कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो तुम क्या करोगे, प्लस 1,000 कर दोगे। तो तुम यहां पर बोलोगे कि मेरा पासबुक के अकॉर्डिंग 11,000 होना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली अगर तुम्हें पासबुक से कैश बुक पर आना है तो क्या करोगे, ये 1,000 माइनस कर दोगे और बोलोगे सर 10,000 पे मेरा एज पर कैश बुक होना चाहिए। तो ये इतना सिंपल है। एग्जामिनर तुम्हें अगर एग्जामिनर कह दे कि यार उन्होंने तुम्हें सिंपल बोला कि रिकंसाइल करके दो यार हमें कैश बुक और पासबुक, तो ये तुम्हारी डिस्क्रिशन है कि तुम्हें कैश बुक से पासबुक पर जाना है या पासबुक से कैश बुक पर आना है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये लिख देता है एग्जाम में कि प्रोवाइड अ रिकंसिलेशन फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, तो इसलिए मैं ये तुम्हें अलग से दोनों ट्रांजैक्शन बताता हूँ कि यार यहाँ पर ये चीज़ प्लस होगी पासबुक पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने। आज की डेट में बैंक मेरा बड़ा हुआ है और मेरे को अपनी बुक्स मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में भी वो एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो बुक्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसलिए ये प्लस हुआ। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मेरे को पासबुक से कैश बुक पर आना होता तो बैंक आज की डेट में बढ़ा हुआ है लेकिन मेरा कैश बुक आज भी वहीं उसी लेवल पर खड़ा है, तो मुझे बैंक को ही कम करना पड़ता, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस किया है ताकि मैं जो ये नंबर आ रहा है ये अपने कैश बुक के नंबर से मिला सकूं। तो ब्रॉडली यही अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। अब सब्सिक्वेंटली हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं कि फोर्थ पॉइंट यहां पर मुझे क्या बोलता है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि सर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। अब एक चीज बताओ, सिमिलर वही ट्रांजैक्शन हो गई। आज की डेट में पहले बैंक ने मुझे पैसे दिए थे और अब मुझसे बैंक वो पैसे ले रहा है। इंटरेस्ट दैट हैज बीन चार्ज्ड बाय बैंक। तो तुम इसको सोच सकते हो कि क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा दोनों के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस आया है, मेरे को इनकम आई थी और अब मेरे को एक्सपेंस आया है, तो कैश बुक तो आज भी उसी लेवल पर है लेकिन जो मेरी पासबुक होगी वो मेरी ड्रॉप हो गई आज की डेट में। तो अब मेरे को अगर इन दोनों को रिकंसाइल करना है, अगर मेरे को कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो मुझे वही सिमिलर एंट्री कैश बुक में भी कम करनी पड़ेगी। कैसे? ये 100 रुपये था, ये भी 100 रुपये था, 2 रुपये का लेट सपोज कुछ इसने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था लोन के ऊपर, तो ये 98 पे आ गया। अगर मुझे कैश बुक रिकंसाइल करनी है पासबुक में तो 2 रुपये मैं यहाँ पे भी माइनस करूंगा और बोलूंगा कि सर ये दोनों मेरे रिकंसाइल हो गए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको अगर पढ़ना हो तो यहाँ से बुक में से पढ़ लेना। सिमिलरली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी वही सेम चीज़ है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बैंक ने आपके बिहाफ पर यहाँ पर ये कहता है कि 2,000 रुपये का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो एज पर बैंक 17,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है लेकिन एज पर कैश बुक 15,000 रुपये है। तो कैश बुक से पासबुक को मिलाने के लिए क्या करोगे दोस्त, कैश बुक के अंदर 2,000 रुपये ऐड कर दोगे और बोल दोगे कि सर कैश बुक एंड पासबुक मैच हो गई हमारी इसके अंदर। तो ये सारे सबसेट्स हैं। हमने जो मेजर ऊपर जो दोनों ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लिए, चेक इशूड मतलब मेरा खर्चा, चेक पेड मतलब मेरा रेवेन्यू, वही ट्रांजैक्शंस के ऊपर अब ये आगे आईसीआई इसको बस डिफरेंट नाम दे रहा है कि कुछ अगर बैंक में पैसा आ गया, कुछ यहाँ पैसा आ गया तो कैसे होगा। अब सिमिलर वही ट्रांजैक्शन आ गई, जैसे हमारा इंटरेस्ट पहले बैंक ने डिडक्ट कर लिया था, अब कह रहा है कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को कि हे बैंक, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी ड्यू हो तो अपने आप पे करा देना। बैंक ने क्या किया, आपकी उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट कर दी। एज पर कैश बुक आपके पास 20,000 रुपये का बैलेंस आ रहा था, एज पर पासबुक आपका बैलेंस जो था 18,500 हो चुका था। अब अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो बताओ, एज अ सिंपल लॉजिक, एज अ सिंपल मैथमेटिक्स क्या करोगे, 1,500 रुपये माइनस करोगे और बोलोगे क्यों। इसको ऐसे सोचो कि यार जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आए, एक तुम्हें रामबाण दे देता हूं मैं इसके लिए, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक की पासबुक की कोई भी तुम्हें समझ में ना आए तो पता है क्या करो, अपने हाथों को दोनों को
एक लेवल पर रखो, बोलो कि ये मेरी कैश बुक है। ये ड्राइंग पर मत जाना यार, हंसना मत ड्राइंग को लेकर, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। तो ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। आज की डेट में लेट सपोज बैंक ने, अभी हम कौन सी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहे थे उसी पे ही बात कर लेते हैं, चलो ये इंश्योरेंस वाली थी ना। बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपने आप इंश्योरेंस की डिडक्शन, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। तो आज की डेट में अपने ये वाले हाथ को तुम क्या करना, ये तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये तुम्हारा राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड को यहाँ से नीचे ले आना। अगर कुछ ट्रांजैक्शन कभी नहीं समझ में आती तो आज की डेट में तुम्हारा इस पोजीशन पर राइट हैंड है, ठीक है। और ये जो कैश बुक है, ये तुम्हारा हाथ ये आज भी ऊपर है, लेफ्ट हैंड। तो इन दोनों को अब तुम रिकनसाइल कैसे करोगे? दो ही तरीके हैं, या तो ये हाथ को नीचे ले आओ या ये हाथ को ऊपर ले जाओ। अगर एज पर कैश बुक टू पासबुक तुम आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों हाथों को मिलाना है तो माइनस कर देना, सिंपल। अगर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मेरे को भी अपना आज की डेट में इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी बुक्स में से डिडक्ट करना पड़ेगा। माइनस किया और आज की डेट में ये लो, मेरे ये दोनों हाथ फिर से रिकनसाइल हो गए, हाथ यहाँ पे आते। और अगर यही सिमिलर ट्रांजेक्शन समझ लो, तुम्हें अगर यही सोचना होता, अगर इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, अगर तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल ये है कि सर हम पासबुक से कैश बुक पर जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में ये मेरी पासबुक होती, ये मेरी कैश बुक होती। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो आज की डेट में ये वाला हाथ जो होगा तुम्हारा राइट हैंड जो है वो, तो ये समझ लेना यार ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि खर्चा था तो मैंने इसको जब पे किया तो मेरा ये खर्चा हुआ, तो मेरा ये यहाँ हाथ नीचे आ गया। अब आज की डेट में तुम्हारा कैश बुक ऊपर है, तुम पासबुक से जो है कैश बुक पर जा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से ऊपर लाना पड़ेगा। तो तुम्हें पासबुक के अंदर उस चीज़ को प्लस करना पड़ेगा। ये रामबाण है पूरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए जो नहीं समझ में आ रही, दोनों हाथों को बराबर रखना, सोचना कि मेरा कैश बुक किस लेवल पर है, मेरा पासबुक किस लेवल पर है, और उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए मुझे प्लस कर, अगर मैं कैश बुक से जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और जब भी सोचो तो एक ही पर्सपेक्टिव से अपने आप को हैबिट डाल लो, कैश बुक टू पासबुक, पासबुक टू कैश बुक। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को एक ब्रॉड लर्निंग मिल जाएगा कि यार अच्छा, अगर इस नेचर का एक्सपेंस बैंक इनकर कर रहा है तो वही डिडक्शन सिमिलर लेवल पर मुझे भी करनी है, जैसे हमने यहाँ पर करी थी। तो ये रामबाण है पूरी बैंक री। अपने हाथों से अगर कभी ना समझ आए, अपने हाथों को बराबर रख लेना, मूवमेंट कर लेना, इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ, अगर सच बताऊं तो सीधी बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी मुश्किल नहीं लगे। अब चलो यार आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई। सो डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। अच्छा जी, चलो आज की डेट में क्या हुआ, तुम्हारा राम एक कस्टमर था, तुमने सेल करी, उसने सीधा जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे एक बार, अभी हमने क्योंकि ये हाथ वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो मेरे को एक बार एक चीज़ बताओ कि ये जो कैश बुक थी तुम्हारी आज इस लेवल पे थी, पासबुक जो थी वो तुम्हारी आज इस लेवल पर थी। अब इसके अंदर एक राम आया, राम ने डायरेक्टली आकर पेमेंट कर दी तुम्हारे बैंक में, मतलब पासबुक में, तो पासबुक इससे बड़ी होगी, पेमेंट आई है राम से, या कम हुई होगी? एक बार जरा ये सोचो, सोचो 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 और आंसर करने की कोशिश करो, साथ साथ सोचो। इसको सिर्फ सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ पे सत्संग नहीं है जो सिर्फ सुनकर समझ में आ जाएगा और सीए क्लियर हो जाएगा। विश्वास रखो, सीए कैसे नहीं क्लियर होगा जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो सोचो, अगर राम आया, राम ने आकर पासबुक मेरे बैंक में कुछ पेमेंट करा और उससे मेरा पासबुक बड़ा होगा, बैंक बड़ा होगा, या बैंक कम हुआ, पेमेंट आई है, पेमेंट आई है मेरे दोस्त, पेमेंट आई है, बिल्कुल सही बात है, मेरा बैंक बड़ा होगा। तो ये जो मेरा राइट हैंड है, अगर आज की डेट में अपना साथ में राइट हैंड मूव करो, ये राइट हैंड मेरा ऊपर आ गया होगा। आज की डेट में पासबुक ऊपर से खड़े होकर नीचे कैश बुक को देख रही है, पासबुक बड़ी हुई है, राम ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। तो अगर अब तुम कैश बुक टू पासबुक रिकंसाइल कर रहे हो तो तुम्हें इस हाथ को भी ऊपर लेकर जाना है बराबर लाने के लिए। तो क्या करोगे, ऐड करोगे या माइनस करोगे कैश बुक में? जल्दी सोच के बताओ, ऐड करोगे या माइनस करोगे? कैश बुक बढ़ेगी कैसे, ऐड होने से या माइनस होने से? सही जवाब, ऐड होने से बढ़ेगी, माइनस थोड़ी ना। माइनस करोगे तो कम हो जाएगा ना, माइनस करोगे तो डिफरेंस तो डबल हो जाएगा अगर कैश बुक और पासबुक में देखोगे। तो ये क्या करोगे तुम, इसके अंदर तुम इसको ब्रॉड लेवल पे, ये बड़ा गंदा चीची हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो तुम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस करोगे यहाँ पे और अपने कैश बुक को ले आओगे और बोलोगे सर मेरा कैश बुक और पासबुक रिकंसाइल हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है,
अब हुआ एक और, चलो एक ट्रांजैक्शन और आ सकती है। ये सारे अलग अलग नाम है यार, कॉन्सेप्ट सारा वही है। खर्चा कहाँ पर फॉल कर रहा है, कैश बुक पासबुक अपने हाथों की मूवमेंट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बहुत ही बढ़िया। ये कहता है बैंक इज नॉट एबल टू रिसीव पेमेंट ऑन promissory note discounted by it, it will debit the customer account together with the charges it may have incurred. The customer will naturally make the entry only when he sees it in passbook. अब इसका मतलब क्या है यार, तुमने आज की डेट में इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। डिसऑनर ऑफ अ चेक का मतलब क्या हुआ, तुमने यार एक काम किया, तुमने डिसऑनर माय गॉड, डिसऑनर ऑफ द चेक, डिसऑनर, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ यार, तुमने अपनी कैश बुक थी, पासबुक थी, एक चेक आया दोस्त राम से तुमको, तुमने अपने राम से जब वो चेक आया तो तुम्हारे पास यहाँ पर 10,000 रुपये का बैलेंस था, 3,000 रुपये का चेक आया, तुमने अपने पास 13,000 रुपये का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया और तुमने ये चेक भी जाकर टाइमली मैनर में बैंक में जमा करा दिया। बैंक में भी उस दिन 10,000 रुपये का बैलेंस था, लेकिन क्या हुआ, राम के अकाउंट में 3,000 रुपये थे ही नहीं और चेक हो गया बाउंस। ओ माई गॉड, चेक हो गया बाउंस। अब बैंक, अब तुमने तो 3,000 पे रिकॉर्ड कर दी, बैंक क्या करेगा, जैसे ही चेक बाउंस होगा, तुमने गलत बैंक में, तुमने गलत चेक लगाया, बैंक में वहां पर पैसे नहीं थे, बैंक को मेहनत करनी पड़ी, बैंक ने उठाकर 100 रुपए के बाउंसिंग चार्ज तुम्हें लगा दिया। पैसे देने की बजाय दोस्त तुमसे उन्होंने पैसे ले लिए। ये क्या हो गया, आज की डेट में मैं तो रिकंसाइल कराने जा रहा था 3,000 को 3,000 से, लेकिन 3,000 की जगह ये तो मैं तो अपनी जब कैश बुक देखूंगा मैं कहूंगा यार मेरे पास 13,000 रुपये है, बैंक के पास 9900 रुपये आ रहे हैं, ये फर्क कैसे आ गया। फिर तुम्हें बैंक बताएगा अब यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन होंगी मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन होंगी आज की डेट में। जब अब तुम अपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम क्या बोलोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 13,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे, तुम डिसऑनर्ड चेक के नाम से एक अपनी एंट्री लगाओगे कि डिसऑनर्ड चेक था सर मेरा, वो कितने का था सर, वो 3,000 रुपये का था, माइनस वो डिसऑनर के जो बैंक ने तुमसे चार्जेस ले लिए वो भी तुम्हें लगाने पड़ेंगे अब 100 रुपये। ये राम ने तुम्हारा बैलेंस बढ़ाने की बजाय बेटा बैलेंस कम कर दिया। तो ये एक ही ट्रांजैक्शन का, डिसऑनर की एक ही ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट आएगा, ये याद रखना। ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसको लिख लेना कि ये जो 13,000 रुपये है माइनस 3,000 वो करोगे जो कि चेक नहीं लगा, और माइनस 100 रुपये वो करोगे जो बैंक ने एडिशनली तुमसे ले लिए। तो आज की डेट में तब तुम्हारा जाकर 9900 रुपये का ये जो पासबुक का बैलेंस है मैच करेगा। समझ में आया, समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर इसमें कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। ब्रॉडली यार अब यही है। बिल्स आखिरी ये जो बोलता है, गुड्स आर सोल्ड डॉक्यूमेंट में बी सेंड थ्रू बैंक, इफ बैंक इज एबल टू कलेक्ट द अमाउंट इट विल क्रेडिट, ओके, मे ओनली एंट्री ऑन रिसीविंग द पासबुक। अब ये भी सिमिलर है यार, यहाँ पर तुमने अपना जो था, यहाँ पर तुम्हें चेक डिपॉजिट करवाया था, अब यहाँ पर कुछ बिल्स कलेक्ट करे हैं, अगर गुड्स आर सोल्ड एंड डॉक्यूमेंट में बी सेंड थ्रू बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली तुम्हारा जो चेक था वो राम ने बैंक में जाकर ही लगा दिया। मतलब आज की डेट में हम क्या बात कर रहे हैं, ये वही सिमिलर चीज़ है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। राम ने बिल्स कलेक्टेड वाला जो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि कोई चेक आया बिल्स कलेक्टेड वाला कि तुमने इसको सेल करा राम को, बैंक ने उसकी कलेक्शन कर ली राम से, तो बैंक जो था आज की डेट में मेरे पास बैंक ने 10,000 रुपये बैंक में दे दिए, तो मेरी जो पासबुक थी वो 10,000 रुपये से हाई थी, और जो मेरी कैश बुक थी उसमें वो ट्रांजैक्शन अभी तब तक नहीं आएगी जब तक मैं पासबुक देखूंगा नहीं। तो पासबुक देखकर मैं यहाँ पर जब भी रिकंसाइल कर रहा हूँ तो मैं ये लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 0 प्लस बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक कितना 10,000
तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना हुआ 10,000। समझ में आ गया। ब्रॉड सारी ट्रांजेक्शन्स हमने जितना ग्रैनुलर लेवल पे जाना था वो ट्रांजेक्शन्स भी डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद जो तुम एक चीज़ कर सकते हो वो अपने पास टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर तक तुम एक काम करो। अभी तुम्हें ब्रॉडली मैंने ट्रांजेक्शन्स की सबका तुम्हें एक जिस्ट दे दिया है कि किस किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स तुम अपने पास देखने वाले हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जब तक हम नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते तुम ये ट्रांजेक्शन्स तो समझ ही चुके हो। क्या करना, अपनी बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे इलस्ट्रेशन 1 जब तुम देखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस तुमसे हार्डली आईसीआई पूछेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए अच्छे हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 रीड कर लेना, और साथ में अपने पास जो तुम रीड कर सकते हो वो रीड कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और एक बार अगले लेक्चर को देखने से पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 5 ये दोस्त तुम्हारे होमवर्क हैं। इसको अपने हाथ से करना, इसको अपनी किताब में क्वेश्चन पढ़कर ये सारी ट्रांजैक्शंस तुम्हें समझ में आ गई हैं। खुद दिमाग लगाना, अपने दिमाग को खुद दौड़ाना कि यार ये प्लस होगा या ये माइनस होगा, और उसको वर्ड्स पर, ये चीज़ याद रखना यार, मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ, वर्ड्स पर आईसीआई के कभी मत जाना। आईसीआई पूरी कोशिश करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने की। अगर इतना सिंपल होता तो दोस्त आज सीए हर कोई बन जाता। इस कोर्स में आए हो तो इसको अंडरस्टैंडिंग बेस पर ही लेना। अगले लेक्चर में हम ये वाली इलस्ट्रेशन ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम उसको ये ऐसा होमवर्क अपने आप अपने हाथ से करो। अगर वो नहीं करोगे, इसको मजाक लोगे कि नहीं यार ठीक है हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। आज समझा है, फ्रेश माइंड से आफ्टर दिस वीडियो, फ्रेश माइंड से ये 4 क्वेश्चन अपने हाथ से करना, आईसीआई का सोल्यूशन देखे बिना करना, अपनी किताब में लिखना, और उसके बाद उसको सोल्यूशन से कंपेयर करना। सोल्यूशन भी है सारे के सारे क्वेश्चंस के। जब तुम इधर देखोगे, तुमने तो अभी तक बुक पता नहीं देखी है या नहीं देखी है, आईसीआई की बहुत अच्छी बुक है। जो क्वेश्चन तुम्हें देगा आईसीआई, उसके साथ साथ तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भी देगा। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 ही ज़्यादातर आईसीआई जब तुम करने लगोगे पास्ट पेपर्स तो देखोगे क्वेश्चन 5 तरीके के, और क्वेश्चन 5 वो मैक्सिमम पूछता है कि उसके अंदर उसको ज़्यादा स्कोप मिलता है। ये इलस्ट्रेशन जैसे 2 है, इसका सोल्यूशन साथ में ही है यार इसके नीचे। इसको बिना देखे एक बार ये 4 ट्रांजैक्शंस एडजस्ट फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक आने की कोशिश करना कि बैलेंस एज पर कैश बुक ये है, ऊपर लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे उसके बाद ये ट्रांजैक्शन एडजस्ट करना, और उसके बाद ये नंबर पर तुमने रीच करना है। यहाँ पर तो तुम्हारे गलती का स्कोप ही नहीं है, तुम्हें सोल्यूशन भी उसने दे दिया कि तुम्हें ये नंबर पर आना है और ये नंबर से इस नंबर पर आना है, क्या प्लस माइनस करना है। ये तो सबसे आसान टॉपिक है, 10 नंबर सबसे आसानी से ले सकते हो। कर आना, अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का भी। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।